जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello student, this is another important video as we know that we are going to provide you a series on UGC NET preparation. तो अब तक हमने आपके साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस का डिस्कशन करा और मैंने आपको बताया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट एरियाज हो सकते हैं जिनसे आप अगर तैयारी करोगे तो आपके इम्पोर्टेंट स्कोरिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज हमने जो स्टूडेंट टॉपिक लिया है ना वो लिया है, एक तो लिया है इंटरनेशनल लॉ और दूसरा लिया है आपके साथ इन्वायरमेंटल लॉ। दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूजीसी नेट में। तो वैसे तो मैं दो डायमेंशन में आपको बताना चाह रही हूँ, एक तो ये कि इंटरनेशनल लॉ अगर आप पढ़ रहे हो तो कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये हमारा सेगमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से है, यानी कि हम लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर लेंगे और उनको डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करेंगे, उनमें दिए गए सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में हम क्लियर एनालिसिस करेंगे। जैसे मैंने कहा मैंने दो सब्जेक्ट चूज करे हैं, एक आपका है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ और दूसरा आपका है इन्वायरमेंटल लॉ। तो इंटरनेशनल प्लस इन्वायरमेंट ये दोनों ही चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, जो भी जहाँ जहाँ हमें इंपॉर्टेंट लगेगा उस पर हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर देयर अडॉप्शन। रिमेंबर बच्चों यूजीसी नेट का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन पैटर्न रहता है कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स बहुत पूछते हैं। इट्स मीन जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस होते हैं उनको आपको लर्न करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ईयर्स ऑफ अडॉप्शन एंड इन्फोर्समेंट। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको अरेंज करना है, तो इट्स मीन दैट यू शुड नो कि जितने भी ये कन्वेंशंस आपको दिख रहे हैं सबका ईयर क्या है फॉर अडॉप्शन। अगर हम वियना कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बात करें तो ये हमारा 1985 में आता है स्टूडेंट। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम इस पे कहें कि ये एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, यानी ओजोन लेयर पर होने वाली इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है दैट इज कॉल्ड वियना कन्वेंशन और ये 1985 में हो रही है, बाइंडिंग है। सेकेंड वन इज स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, यानी जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं उनकी जो परसिस्टेंसी पर कन्वेंशन आया, ये है आपका बी नंबर। इसके बारे में इन्होंने कहा कि भाई ये कब आ रहा है, सो दिस इज कमिंग इन द ईयर ऑफ 2004। एक बात याद रखेंगे स्टूडेंट कि ये जो कन्वेंशंस हो रही है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पे ये 2004 में आ रही है, इसका इन्फोर्समेंट 2006 में आ रहा है और इंडिया ने इसको बाद में रेटिफाई किया। 2024 आते आते यहाँ पर 98 कंट्रीज हैं जो इसकी सिग्नेटरीज हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशन है। द थर्ड वन इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। बच्चों इसका फुल फॉर्म भी आपको देखना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म भी देखना पड़ेगा, CITCS। ये जो CITCS है ये 1973 में इन्फोर्स होती है, तो आपको ये ईयर मिला 1973 में। अगर हम बेसल कन्वेंशंस की बात करें जो एक ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है जो कंट्रोल ऑफ ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल पर करी गई है। इसको बच्चों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो ट्रांस बाउंड्रीज काम करती है, बेसल कन्वेंशन के नाम से ये जानी जाती है। तो ये जो बेसल कन्वेंशन है इसको लेके जब हम पढ़ेंगे तो ये आपकी एक अदर इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है। ये आपकी 1989 में साइन होती है। तो अब हम इसका क्रोनोलॉजिकल अगर ऑर्डर बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सी आ रही है, बाद में कौन सी आ रही है। अब देखो सबसे पहले ये 1973, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर यहाँ पर बाकी आपको ना भी पता होते तो भी आप इसका आंसर कर लेते, लेकिन हमें तो सबका आंसर जानना है, तो ये हो गया सी। इसके बाद फिर आप आ जाओगे 1985 पे, देन आओगे आप 1989 पे एंड देन आओगे 2004 पे। तो इस तरीके से आपका CA
डी बी ये करेक्ट आंसर होगा। आपको करना क्या है, ये सारी कन्वेंशंस के ईयर याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से हो सकता है आपको पहले उन्होंने ऐसे पूछा है और आप पूछ दें कि बेसिल कन्वेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बॉर्डर्स मूवमेंट ऑन हजार्डवुड वेस्ट ये किस ईयर आया। तो ये चारों चीजें आपको तैयार करनी है, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन बदलेंगे लेकिन आपको आंसर्स देने हैं इसी के अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि जो कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी पे साइन हुआ वो किस कॉन्फ्रेंस या समिट में आया। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो इसके लिए इन्होंने 3 ऑप्शंस आपको दिए। पहला दिया पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, रियो अर्थ समिट और हेग कॉन्फ्रेंस। इससे पहले कि हम इसको जाने, हमें जानना होगा कि ये कॉन्फ्रेंसेस कौन सी किस चीज़ से रिलेटेड है। जो पेरिस क्लाइमेट की बात करते हो वो 2015 में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसको आप पेरिस क्लाइमेट समिट के नाम से जानते हो, और जो कि नवंबर 2016 में इन फोर्स होता है। रिमेंबर स्टूडेंट, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड तो नहीं है, तो इट्स मीन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस विच केम इन द ईयर ऑफ 1972, जिसको आप सबसे पहली अर्थ समिट के नाम से भी जानते हो। इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को हम कई सेगमेंट में पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो कन्वेंशन है वो इसी समिट के थ्रू आई है। So your answer will be Stockholm Conference is the conference in the year of 1972 wherein the Convention on Biodiversity was signed. ठीक है। Now come to the next option, this is Rio Earth Summit. रियो और समिट स्टूडेंट 1992 में आ रही है। ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट अर्थ समिट है जिसमें कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशंस को साइन किया। देन वी आर कमिंग टू द हेग कॉन्फ्रेंस। नाउ कमिंग बिहाइंड दिस हेग कॉन्फ्रेंस, हेग कॉन्फ्रेंस अगर अब मैं कहूँ बहुत ही पुरानी ओल्ड इम्पॉर्टेंट पीस मेकिंग कॉन्फ्रेंसेस है। 1899 से लेके 1907 तक 2 कन्वेंशंस हमने साइन करे, वन दैट इज हेग, अदर दैट इज जेनेवा। सो जेनेवा एंड हेग कन्वेंशंस के बारे में एग्जामिनेशन में स्टूडेंट पूछा जाता है कि कौन सी 2 कॉन्फ्रेंसेस पीस सेटलमेंट वाली कॉन्फ्रेंसेस थे। आप बताओगे 1899 से 1907 में हेग एंड जेनेवा। इनमें हमारे पास बहुत सारे राइट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइट्स ऑन ह्यूमंस भी है। साथ ही साथ जितने भी प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में पढ़ते हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछेगा बायोडाइवर्सिटी भी, आप बोलोगे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। नाउ फिर से एक बार हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे। जैसे मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट तरीका है इनका पूछने का, और इन्होंने पूछा आपसे कि एक CWC यानी केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन हुआ है। ये केमिकल वेपन कन्वेंशन कब हुआ है और क्या पर्पस है? आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, एंड द थर्ड वन इज इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इनफोर्स डिसअपियरेंस। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज जेनेवा कन्वेंशन। अब अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टूडेंट सेट करें तो आप देखोगे कि हमको ये तो अभी पता चली कि जेनेवा कन्वेंशन 1899 एंड 1907 में है, तो फिर किस तरीके से हम इसको साइन करेंगे? ये स्टूडेंट हमारे पास 1997 में आ रही है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपसे पूछा जाए पूरे वर्ल्ड में पहली मल्टीलेटरल जो डिसआर्मामेंट को लेके हमने कन्वेंशन करा वो कौन सा है? दैट इज कॉल्ड केमिकल वेपन कन्वेंशन। और बेसिकली अगर आपको याद हो, जो USSR का जो डिसोल्यूशन हुआ है और जो कोल्ड वॉर उस टाइम चल रहे थे, उसके बाद केमिकल वेपन्स को प्रिवेंट करने के पर्पज से 1997 में हमने ये फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी साइन करा, विच इज कॉल्ड केमिकल वेपन कन्वेंशन। ईयर क्या है स्टूडेंट? 1997। नाउ कमिंग टू द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ये जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है ये हमारे पास 2013 में आ रही है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी UNO की जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट करा 2013 में।
नाउ ये एक आपको मिलेगी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ इन्फोर्स्ड, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2006 में ये इन्फोर्स होती है यानी अडॉप्ट होती है, ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन आपको पता है और ये हमने 1899 एंड 1907 से अरेंज करी है। अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो फिर एक लास्ट वन और देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इस ट्रीटी को भी हम देखेंगे तो ये हमारी 2017 में आ रही है, ठीक है, 2017 में, और इसका इन्फोर्समेंट स्टूडेंट 2021 में हुआ। तो अगर मैं इन सारे कन्वेंशंस की बात करूं तो सबसे लेटेस्ट वन तो यही है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो जेनेवा कन्वेंशंस को सबसे पहले, यानी सबसे पहले कौन सी आई, तो आपको कहोगे मैम अभी तो पता चला हमें जेनेवा कन्वेंशंस, तो यहाँ पर जेनेवा कन्वेंशन सबसे पहले आई है। इसके बाद कौन सी आ रही, विल अरेंज दिस, एंड जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हम पाएंगे कि DACBE सबसे लेटेस्ट वन जो हमारी कब आ रही है 2017 में, और सबसे अर्लीस्ट 1899 में। तो इसको हम ऐसे अरेंज करके करेक्ट आंसर करेंगे। वही कन्वेंशन है, सिग्नेटरीज, और आपसे क्वेश्चन इनसे ही रिलेटेड पूछेंगे। नाउ इसमें एक और क्वेश्चन बनाया इन्होंने कि विच सेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये हमारे पार्लियामेंट ने पास करा 2002 में ये लॉ, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ इसमें कहा कि ये जो कौन सा सेक्शन है जो कहता है कि ये मैंडेटरी है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को आपको रिकमेंड करना पड़ेगा जब भी आप प्रॉपर्टी राइट्स इन फॉरेन कंट्रीज की बात करोगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है जो आपको उसमें याद रखना पड़ेंगे। सो विल गो फॉर ऑल दीज सेक्शंस, बट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो करेक्ट वो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 6, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अब हमें जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द बिल ऑफ राइट्स। अब देखो बिल ऑफ राइट्स की अगर बात करोगे ना स्टूडेंट तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएगा इंटरनेशनल लॉ पे। आपने पढ़ा था 1215 में पहला मैग्ना कार्टा आया ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। अब ये जो मैग्ना कार्टा आया इसके बाद ह्यूमन राइट्स पर और भी हमने कई बार इनिशिएटिव लिए, बट अगर हम इसकी बात करें तो मैं आपको बताऊंगी 1215 एंड देन वी विल गो फॉर 1899 टू 1907, जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको पीस कीपिंग निगोशिएशन जो जेनेवा और आपने हेग कन्वेंशन पढ़ा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अडॉप्शन फ्रॉम यूएनओ यानी 1945 में। आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो 1948 में आता है, जिसमें टोटल 30 आर्टिकल्स हैं और ये 10th ऑफ दिसंबर 1948 को पास हुआ, जिसमें इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरी। तो कह रहे हैं कि मैग्ना, यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स के कौन कौन से पार्ट है, तो आप कहोगे कि मैग्ना कार्टा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, या इंटरनेशनल कन्वीनियंट को हम कहेंगे कोविनेंट, ठीक है, कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, या कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑन चाइल्ड। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चीज दे जाएंगे। देखो मैग्ना कार्टा तो पहले का है 1215, बिल ऑफ राइट्स हम इसमें कहते हैं यूएस का। यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल ऑफ राइट्स, यानी जो बिल ऑफ राइट्स है हमारे उसमें ऑफ कोर्स ये एक सोर्स है यूडीएचआर, साथ ही साथ इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो हमने 1966 में साइन करा ये भी है, और एक और है जो यहाँ मेंशन नहीं है, हो सकता है आपसे इस बार पूछ ले, और वो पूछेंगे इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन, अब देखो यहाँ पर एक और हमने साइन की थी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लस सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक प्लस सोशल प्लस कल्चरल राइट्स। तो ये जो आपकी चीजें हैं बिल ऑफ राइट्स में, आप क्या याद रखोगे, बिल ऑफ राइट्स में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 आता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 आता है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कौन सा, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966 आता है। ये नहीं आता बच्चों क्योंकि ये चिल्ड्रन से रिलेटेड एक
कन्वेंशन है जो हमने 1989 में साइन करा, इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी ऑफ इट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है और ये है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, तो बी एंड सी पे आप मार्क कर दोगे, बी एंड 6। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग करना है इसमें। अब देखो यहाँ पर इन्होंने करा, इन्होंने बुक्स के नाम दिए हैं और राइटर्स आपसे पूछे। इसमें से कुछ बुक्स तो बहुत ही पॉपुलर बुक्स हैं, लेकिन कुछ इन्होंने लेटेस्ट बुक्स भी रेफर कर लिया। बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन इन जनरल टफ हो ही जाता है। ठीक है, पहला है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन नटसेल। अब ये जो बुक है ना, ये हमको थॉमस बर्दल एंड सीन डी मर्फी ने लिखा है। तो दिस इज Thomas Berenthal. He is the person who has written this book. Law Among Nations, an introduction to the public international law. और ये हमको लिखा है J.L. Tolby, यानी कहाँ गए आप, this one। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये आपको इयान ब्राउनी ने लिखा है। अब फाइंड आउट करो कहाँ है इयान ब्राउनी, हियर इज। ठीक है, अब बचे कौन, टेक्स्ट बुक ऑन इंटरनेशनल लॉ, ये हमको मार्टिन डिक्सन ने लिखा है। ये 4 बुक्स हैं जो आपको मैच करनी थी, यानी टेक्स्ट बुक ऑन इंटरनेशनल लॉ मार्टिन डिक्सन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जेएल टॉल्बी, लॉ अमंग नेशन दिस वन एंड दैट। ठीक है, तो इसको अपने शॉर्ट नोट में बना लो, इसको तैयार कर लो, क्योंकि 1-2 बुक अगर अभी मैचिंग पूछी है तो हो सकता है इस बार डायरेक्टली किसी बुक के राइटर का नाम आपसे पूछ दे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, तो इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, बिकॉज इसको हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको इसलिए समझने के लिए मैं दे रही हूँ, क्योंकि एक बार जरूर पढ़ना। आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट, डुअल फेडरलिज्म, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, ये सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसका मतलब आपको पता है बिकॉज आप लॉ के स्टूडेंट हो। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करें तो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मोनार्कल सिस्टम आता है, किंग का कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। डुअल फेडरलिज्म है जहां पर आप स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ही फोर्स दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड डुअल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एक प्रेसिडेंट ही इज इलेक्टेड, देन इट इज द आल्सो द फॉर्म। पार्लियामेंट्री वी नो वेरी वेल दैट यहाँ पर पूरा एक नॉर्म्स है, इसमें कैबिनेट सिस्टम है और यहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का है इन जनरल। अगर प्रेजेंट टाइम में क्या है तो पहले नेपाल भी हुआ करता था, अब नेपाल में भी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और वहां पर भी डेमोक्रेसी हो गई। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं डेनमार्क, भूटान और बेल्जियम, यहाँ पर अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। बट अगर फेडरलिज्म की बात करें, यानी कौन से कंट्रीज हैं जहाँ पर डुअल फेडरलिज्म है, सो विल गो फॉर इंडिया एंड यूके। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हम यूएस को पढ़ते हैं, इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म इंडिया में है। तो आप इस तरीके से इसको समझ के कर सकते हो। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पढ़नी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप पढ़ते हो तो यू विल गेट दिस आंसर। नाउ एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया, इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज पर आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे। अब आप यूएनओ जब पढ़ते हो ना तो यूएनओ में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम यूएनओ चार्टर, ठीक है, जिसमें हम 112 आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और यूएनओ में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को डील करने के लिए इनका एक सेपरेट स्टैट्यूट है विच इज हैविंग 70 आर्टिकल्स, और जिसे कहते हैं आर्टिकल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट, आर्टिकल नंबर 38। ऑलवेज आर्टिकल नंबर 38 से क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बिकॉज वी नो कि जब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं ना स्टूडेंट, तो हम कहते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वी से कि ये क्या करता है, ये लीगल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है अमंग दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ यूएनओ। तो लीगल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करोगी कैसे, व्हाट इज द सोर्स वेयर इन यू विल रिसाइड। तो यहाँ पर आपको सोर्सेज देखने पड़ेंगे, कैसे, लीगल सोर्सेज। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक कंट्री एशिया की है और एक कंट्री अफ्रीका की है, दोनों के बीच कोई लीगल डिस्प्यूट होगा तो कौन सा सोर्स यूज करोगे। इट्स मीन दैट नीदर वी कैन फॉलो इंडियन या एशियंस नॉर वी कैन गो डायरेक्टली टू द अफ्रीकन सोर्स ऑफ लॉ, वी विल टेक अ कॉमन लॉ। एंड व्हाट इज द कॉमन लॉ, दैट इज कॉल्ड
इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ की इन्होंने सोर्सेज बताए हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमेशा इंटरनेशनल लॉ को सोर्स रेफर करते हैं। अब देखो क्या क्या है इसमें। पहले इन्होंने लिखा कि जुडिशियल डिसीजन सब्जेक्ट टू आर्टिकल 59 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, राइटिंग ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट, यानी इसको भी इन्होंने कहा सब्जेक्ट टू आर्टिकल 59 ऑफ स्टैट्यूट, कम्युनिटी कस्टमरी लॉ, और साथ ही साथ जनरल प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। ये तो हम हमेशा पढ़ते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। कस्टमरी लॉज भी है, ऑफ कोर्स कस्टमरी लॉज के बारे में भी हमने पढ़ा। यहाँ पर जुडिशियल डिसीजन एंड यहाँ पर आपके पब्लिसिस्ट के लिए के ऑप्शन बनेगा, तो आप इसमें करेक्ट करोगे कि यहाँ आर्टिकल 59 के ऑप्शंस को लेकर दिस वन इज गोइंग टू बी है। ठीक है, तो आप इसको ले लोगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20। अब सी हियर, ये हमारा इंडियन लॉ की बात कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ जीटीए यानी ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो पहले तो आपको ये रखना पड़ेगा कि जो ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है ये पार्लियामेंट ने किस कन्वेंशन को साइन करने के बाद निकाला है और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लॉ। यहाँ पर याद रखिएगा जब इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनेंगे तो ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अब देखो इसमें कहते हैं कि जब भी ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कोई डिसीजंस देता है ना तो वो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करता है ना। तो क्वेश्चन इज कि कौन से वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जो जीटीए फॉलो करता है। तो पहली बात द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, the question mark is, so we know SDG goal we have total 17 goals which is recognized by UNO General Assembly। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन 20 की अगर हम बात करें तो यस, जब भी ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट किसी भी मैटर को रिजॉल्व करता है तो वो ये देखता है कि क्या ये सस्टेनेबल करेंगे कि नहीं। तो इट्स मीन ऑफ कोर्स यस दिस प्रिंसिपल इज ऑलवेज फॉलोड बाय जीटीए। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। Precautionary principle means if whenever the tribunal is to decide any matter, it is to go that what kind of precautionary measures have been done by this organization। Suppose कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है तो वहां पर ये आपको क्लियरेंस कब मिलेगा? क्लियरेंस जब मिलेगा जब आप कहोगे कि हमने ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स ऑलरेडी ले लिए हैं टू रिजॉल्व द इशू ऑफ environment। तो yes of course precautionary principle is also one of the measure that is to be taken by GTA। now polluter pays की principle को follow करता है क्या GTA? yes of course because whenever any company any organization is making any kind of adverse effect on climate, अगर adverse effect किया ना तो ये इस concept पे जाते हैं that polluter must pay and what will be the payment which is to be that reasonable pay। अब एक नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो आपने कहीं टॉर्ट में पढ़ा होगा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्लीज रिमेंबर ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कभी भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, बाकी तीन प्रिंसिपल्स को लेंगे। ए बी सी आर द थ्री प्रिंसिपल्स विच आर ऑलवेज फॉलोड बाय दिस ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नाउ एक बेसिक सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया, उन्होंने कहा बताइए कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं, हाउ मेनी जजेस आर देयर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, दैट इज कॉल्ड 15 जजेस, और इनका ड्यूरेशन कितना होता है 9 इयर्स। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या यहाँ पे कोई कोरम भी होता है? ऑफ कोर्स कोरम भी होता है। कोरम के लिए टोटल जजेस कितने होने चाहिए? 9 जजेस होने चाहिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के जो भी डिसीजन होते हैं उसका इन्फोर्समेंट कैसे होता है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इनके डिसीजंस को इन्फोर्स कराता है। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में जो भी जजेस बनते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? यहाँ पर यूएनएससी प्लस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कुछ ग्रुप्स होते हैं, उन रीजनल ग्रुप से सेलेक्ट होकर ये आते हैं। अगर हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के जजेस की बात करें स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ ऑनरेबल जस्टिस दलवीर भंडारी 2012 से लगातार 2 बार उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज की पोजीशन ली है। तो देयर में बी मैनी इंस्टेंसेस दैट यू कैन कवर इन दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कह रहे हैं अरेंज करना है आपको
प्रोसीजर्स को, जब यूके कोई लॉ बनाता है ना, यूके की बात करें हम, तो यूके क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, क्रोनोलॉजिकली सेट करो। तो देखो सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा, सबसे पहले तो इन्हें रीडिंग करानी होती है, इंडिया में भी यही होता है, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग। अब जब आपने रीडिंग करा दिया तो रीडिंग की प्रोसेस के बाद नेक्स्ट आपके स्टेप्स क्या होते हैं, तो इन्होंने पूरा सीरीज करा है आपके लिए कि आप पहले रीडिंग करो, इसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप प्रोसीजरल ऑर्डर्स करोगे, प्रोसीजरल ऑर्डर्स के बाद में आपने रिपोर्ट स्टेज करना है, थर्ड रीडिंग करोगे, कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट एंड देन फाइनली रॉयल स्टेज, यानी रॉयल स्टेज असेंट जो है सबसे लास्ट स्टेप है। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साइन करके लास्ट करता है, तो इसको हमें लास्ट में रखना है, तो ये हमारे पास लास्ट में आएगा, ये हमारे पास फर्स्ट में आएगा। कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट बिल्कुल असेंट से पहले होता है, ठीक है। कमेटी स्टेज जो होती है वो रिपोर्ट स्टेज से पहले होती है, इसको आप अरेंज कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पूरा अरेंज करा आपको, ये हमने AEDCB के तरीके करा, फर्स्ट वन दिस वन, ठीक है। ओके चलो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि ये आपको कुछ केसेस दिए स्टूडेंट, इनको ना आपको ये बताना है कि किस केस में क्या हुआ था। ये इंपॉर्टेंट केसेस है ऑन एनवायरमेंटल लॉ। सी पहला केस देख रहे हो, श्रीनिवास थिएटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ये जो श्रीनिवास राव वाला जो केस है ना, इसमें किस बारे में डिस्कशन हुआ, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके बारे में इस केस में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। नाउ एक और केस है KA अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में हमने सेंसरशिप का डिस्कशन होते देखा, सो दिस इज द कॉल्ड सेंसरशिप। नाउ सैल्वी वाज स्टेट ऑफ कर्नाटका। जब हम लोग 20 क्लॉज 3 पढ़ते हैं ना, तो वहां पर हम DNA सैंपलिंग की बात करते हैं। क्या किसी का DNA सैंपलिंग विदाउट हिज कंसेंट हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ इश्यूज इन द ईयर ऑफ 2010। सो वी वर डिस्कसिंग विद दिस इशू, तो हम कहा जाएंगे सैल्वी वाज स्टेट ऑफ कर्नाटका, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Now, coming to the next point, rural litigation entitlement केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पर हमने देखा कि इसमें क्या डिस्कशन है, तो यहाँ पर राइट टू इन्वायरमेंट की बात हुई। So this is the all these judgments that we can refer for the environment purpose. Now, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछ दी, जो बेसिकली सारा जो आर्टिकल्स एंड द लीगल प्रोविजंस है ये आपको मिलेंगे US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ सब का इन्होंने अमेंडमेंट से रिलेटेड टॉपिक पूछा है, यानी अमेंडमेंट किस चीज़ का किस कहाँ पर हो रहा है। इफ़ यू कैन लुक एट द स्क्रीन, यू कैन ईजिली सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम दैट इंडिया आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। अगर हम US की बात करें तो यस आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वी विल गो फॉर दिस वन एंड द कनाडा, दिस इज कॉल्ड आर्टिकल 128। तो ऑलमोस्ट हम जो इसकी मैचिंग करेंगे वो इसी अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हमारी मैचिंग बनेगी वो बनेगी A का 4th, राइट, एंड B का 3rd, C का 2nd एंड दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा दिस वन। इसमें पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। जब आप बिगनिंग पढ़ते हो ना, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, सेविंग क्लॉज पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो कि एनटीए ने किसको रिपील करा है, तो यस एनटीए ने ऑलरेडी नेशनल एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 को रिपील करा है। ऑफकोर्स इट इज ऑल्सो रिपील्ड नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटीज ऑफ 1997, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये डज नॉट मेंशन अबाउट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट एंड देन एक्ट डज नॉट डिफाइन एनवायरमेंट। भाई इसमें एनवायरमेंट तो डिफाइन है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट कितने सही हो जाएंगे, यहाँ पर A, B एंड C। नाउ नेक्स्ट पे जाएंगे हम क्वेश्चन पे। फिर ये क्वेश्चन क्या है, दैट इज कॉल्ड विच द फॉलोइंग फीचर ऑफ फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन इन लीगल सिस्टम। ये भी हम लोग जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसको पढ़ लेंगे। बेसिकली यहाँ पर यही है कि डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, यानी कि जो प्राइवेट पब्लिक ऑफिशियल्स हैं इनके लिए इन्होंने अपना सेपरेट डीलिंग कर रखा है, और इसी में हम लोग ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, जो कि डाइसी के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है। जहाँ एक तरफ डाइसी कहते हैं सबको इक्वल लॉ से ट्रीट करो, इक्वल इन्फोर्समेंट एजेंसी से ट्रीट करो, बट इस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड विच द फॉलोइंग जुडिशियल डिसीजन इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन एनवायरमेंट क्लियरनेस। तो यहाँ पर कुछ केसेस है
अब देखो ये ABCD ये तीनों केसेस हैं, ये तीनों ही केसेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये तो आपको हर बार इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इन्वायरमेंट देखना ही पड़ता है, आप उसमें से क्वेश्चंस करोगे. सो व्हाट ऑल दिस थिंग इज दैट यू शुड गो फॉर द कंटेंट ऑफ दिस जजमेंट. इसके बाद फिर हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ओके. चलो इसको भी और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ. इसमें हाई कोर्ट को इंटरफेरेंस की कैपेसिटी नहीं है. जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मैटर डील कर रहा है GTA, तो हाई कोर्ट इज़ नॉट गोइंग टू इंटरफेयर. बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग के टॉपिक पर डिस्कशन हुआ है, तो ये भी इसमें नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करेंगे. दीपक कुमार वर्सेस यूनियन हरियाणा, ये अलग केस है. यहाँ पर हम ग्राम सभा की बात करते हैं, एंड देन उड़ीसा माइनिंग का केस है. ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरेंस की बात कही गई, तो क्लियरेंस आपको किस में मिलता है? AC एंड D में. फिर ये फिर से बुक्स आ गई हैं, तो आपको बुक्स करनी पड़ेंगी, यानी ये ऑथर ऑफ बुक्स हैं, ये टाइटल ऑफ बुक्स हैं. अब ऑथर एंड टोटल इसमें बुक्स करिए. नंबर फर्स्ट है J क्राउई वर्सेस KW शकवर, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन पे करेंगे. इन्होंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स. ठीक है, इसके बाद फिर हम जाएंगे चार्लोटे लर्फ पे, और इनको हम करेंगे दैट ही हैज़ मेड रिटन दिस बुक दैट इज कॉल्ड C1. तो ऐसे आप इसको मैचिंग कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज अनडिफाइंड इन द इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन, हाँ ये भी ये चीज़ आएगा कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, इसमें कौन सा वर्ड है जो डिफाइन नहीं करा. तो इन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिफाइन नहीं करा, बाकी इन्होंने सीजनल, फ्रंटियर, माइग्रेंट वर्कर्स को डिफाइन करा है. तो ये वर्ड जो है इन्होंने डिफाइन नहीं करा. ये भी आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी इन्वायरमेंट बेस पे. ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, विच अमेंडमेंट टू द US कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन द पावर रिजर्व टू द स्टेट्स. तो यहाँ पर 10th अमेंडमेंट है, दैट वी कैन गो फॉर दैट. और इसके बाद फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है 21. ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एज पर सेक्शन 6 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास पावर है रूल मेकिंग. ठीक है, तो रूल मेकिंग पावर हमने किसको दे रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है. वी कैन गो फॉर दैट. ठीक है, रूल मेकिंग पावर्स. इसके बाद फिर हमारे पास केस है, और ये लेटेस्ट केस था 2024 का, MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और इस केस में कहा कि भाई क्या चीज़ डिस्कशन होनी है, तो ही गोइंग फॉर दैट मीन्स. तो यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज की बात करा. और देन यस, देन द केस इज हु हैज़ गिवन द वर्ड इंटरनेशनल लॉ. तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं ना, तब भी हम लोग बेंथम को पढ़ते हैं, है ना. तो बेंथम जो पहले जूरिस्ट थे जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ वर्ड यूज़ करा है फर्स्ट टाइम. बाद में आप स्टार्क, ओपनहाइमर, इन सबको जो भी पढ़ते हो, बट द पॉइंट इज कि हम जेरमी बेंथम को यूज़ करेंगे जिन्होंने इस शब्द को कॉइन करा है. ठीक है, एंड इसके बाद फिर ये आपका प्रोसीजर की बात करेंगे कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लॉ बनता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा. प्रपोजल बाय कांग्रेस ऑन कन्वेंशन ऑफ स्टेट, गवर्नर सबमिटिंग, रेटिफिकेशन, गवर्नर इंटीमेटिंग कांग्रेस अबाउट द. तो ये जो सारे प्रोसीजर है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में क्या है इसको करना है. ठीक है, तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल है वो बिल्कुल बिगनिंग से शुरू होता है, यानी A, B और इसके बाद CED. तो ये जो दो प्रोसीजर पूछ लिए ना, एक प्रोसीजर उन्होंने पूछा यूके का लॉ मेकिंग और दूसरा पूछा US का लॉ मेकिंग. वो इसका रीज़न ये है कि वो कंपैरेटिव एनालिसिस कराते हैं जब भी हम लॉ मेकिंग करते हैं. और कंपैरेटिव एनालिसिस में सबसे ज़्यादा जो 3 स्टेट्स को कंपेयर करते हैं वो है US, UK एंड इंडिया. जब भी आपसे पूछेंगे कि लॉ मेकिंग या फिर गवर्नेंस सिस्टम, तो वो यहाँ से कंपेयर कराएंगे. Then there is a question about asylum. Which the following statement is incorrect regarding asylum? Asylum का जो राइट है इसके बारे में क्या आर्टिकल 14 इसकी बात करता है? ऑफ कोर्स आर्टिकल 14 इसकी बात करता है. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. Asylum also includes transfer of person wanted by an arrest warrant to the prosecution country. No, this is not the correct answer. Granting of asylum per se exclude any possibility of extradition. ये भी गलत है. तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. दिस इज द पॉइंट.
तो ये आप इसको देख सकते हो कि कौन सा वर्ड ठीक है। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ए एंड डी ओनली। फिर आपका एक क्वेश्चन है, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो रिजल्ट होता है वो फाइनल होता है, उसमें कोई अपील नहीं होती। ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन नो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू में भी मेड एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं है, रिवीजन लाई करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स एडवाइजरी ओपिनियन इट्स ओपन कोर्ट, ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू। ओपन कोर्ट ही होता है जब भी ये एडवाइजरी देते हैं, अदरवाइज इन कैमरा भी हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ मेंबर्स, मैंने अभी आपको पहले ही स्लाइड में बताया कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उनका ड्यूरेशन 9 ईयर्स का होता है, तो 10 ईयर्स तो नहीं होगा। तो इस तरीके से अब आप देखिए कि कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है, ठीक है। द जजमेंट इज फाइनल एंड विदाउट अपील। नो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, नहीं एप्लीकेशन फॉर रिवीजन आता है, कोर्ट ओपन कोर्ट में ही देता है, दिस इज करेक्ट। मेंबर ऑफ ICJ इज इलेक्टेड फॉर जस्ट 9 ईयर्स, ठीक है। सो दिस इज all that I discussed you from the international court और environmental law। अब ब्रीफ में मैं 2 पॉइंट आपको बता देती हूँ कि जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी करेंगे, और वो ये कि इंटरनेशनल लॉ, यानी इंटरनेशनल लॉ को जब आप प्रिपेयर करोगे तो वन दैट इज इंटरनेशनल लॉ, अदर दैट इज इन्वायरमेंटल लॉ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख कर जाइएगा, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इंटरनेशनल लॉ में ना, इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों की डेफिनेशंस हैं और यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी हैं कि इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट को हम वेरियस थ्योरीज में भी जानते हैं, चाहे वो ऑटो लिमिटेशन थ्योरी हो, चाहे वो कंसेंट थ्योरी हो या अदरवाइज। तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज भी है, ये भी देख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक रिकॉग्निशन का है। रिकॉग्निशन में कुछ जो इससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं वो देख के जाइएगा, है ना। और अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर मैं कहूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ असाइलम और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रेडिशन, इनको भी देख के जाइएगा, बिकॉज यहाँ पर भी प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज पर क्वेश्चन आते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं इंटरनेशनल लॉ में जो कस्टम्स को सोर्स मानने के ऊपर बेस्ड है। तो कस्टम एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इस पर जो केसेस हैं वो भी आप देखोगे। तो दिस कैन बी अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन इट। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ पर आप बिगनिंग करोगे 1215 से, एंड देन यू विल गो फॉर 1899 एंड 1907, देन यू विल मूव टूवर्ड दैट इज कॉल्ड यूएनओ, और यूएनओ की तरफ से वन इनिशिएटिव दैट इज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके फंक्शंस एंड प्लस वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप यूएन के देखोगे, यूएनओ चार्टर के, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसका एस्टेब्लिशमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर कंट्री, इसका एस्टेब्लिशमेंट भी देखोगे। इसके साथ 1966 में 2 कन्वेंशंस हुई हैं, इनके बारे में पढ़ोगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल भी देखोगे, ठीक है। एंड देन विल गो फॉर अदर काइंड ऑफ कन्वेंशन एंड ट्रीटीज। इन्वायरमेंट को लेके अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट को रिलेटेड जितनी भी ट्रीटीज हैं वो ऑलरेडी इस पेपर में भी हमने देखा। 1972 से लेकर 1992, 2000 एंड 2005, 2015, ये सब वो ईयर्स हैं जहां पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशन साइन हो रही है, उसको भी देखना है आपको। इसके अलावा जितने भी ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस हैं वो भी देख लेना जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कशन करी। इंडिया की तरफ से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका स्टैब्लिशमेंट, ये भी आपको देखना है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो भी देखने हैं। और लास्ट जो सेगमेंट होगा वो इम्पॉर्टेंट केसेस आप देख के जाओ, इम्पॉर्टेंट केसेस ऑन इन्वायरमेंटल लॉ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट केसेस ऑन इन्वायरमेंटल लॉ। ये आप क्यों देख के जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे केसेस पर क्रोनोलॉजिकली पूछ सकते हैं, या फिर आपसे मैचिंग करा सकते हैं, या फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस केस में क्या आया है। इस तरीके से आप चीज़ देखिए, इन्वायरमेंटल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ अगर आप इसको करोगे तो यू विल अराउंड 20+ क्वेश्चंस आ रहे हैं इन दोनों टॉपिक्स पे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एरिया
कवर करा है. So this is all for today. Thanks for watching this video. Subscribe for more content.